誰かを殺してるな。機械。獅子神。 इचिरो की कहानी एक मिडिल क्लास आदमी की है जो अपने परिवार को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करता है। अपनी हैसियत के हिसाब से उसने अपने परिवार के लिए एक घर खरीदा है, लेकिन उसके परिवार के लोग उसकी मेहनत की कदर करने के बजाय घर के छोटे होने की शिकायत करते हैं। इचिरो चाहता है कि नया घर लेने की खुशी सब मिलकर सेलिब्रेट करें, इसलिए वो सबके लिए सुशी लेकर आता है, लेकिन घर में कोई उसकी भावनाओं की कदर नहीं करता। परिवार के सभी लोग उसे घर पर अकेला छोड़कर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाते हैं। बेचारा इचिरो अकेले सुशी खाकर सेलिब्रेशन करने को मजबूर हो जाता है। इचिरो एक एनर्जी ड्रिंक बेचने वाली कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम करता है, लेकिन ऑफिस में उसका परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से उसका मैनेजर उसे सबके सामने बुरा भला कहता है। इचिरो सबके सामने मैनेजर से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। ऑफिस से घर जाते वक्त इचिरो देखता है कि कुछ गुंडे एक आदमी को लूट रहे हैं। वो डर के मारे वहां से पलट जाता है। पीछे से ये सब उसकी बेटी देख रही होती है। अपने पिता को डर के भागता देखकर उसकी बेटी गुस्से में कहती है, आप एक कमजोर आदमी हो। शाम को जब इचिरो घर के बाहर बैठा होता है तब एक प्यारी सी पालतू डॉगी जिसका नाम हानियाको है घर के अंदर आ जाती है। इचिरो को हानियाको बहुत पसंद आती है, लेकिन तभी उसकी बीवी वहां आ जाती है और हानियाको को कहीं दूर ले जाकर छोड़ने के लिए कहती है। साथ ही उसकी बीवी इचिरो के हाथ में एक मेडिकल रिपोर्ट थमा देती है जिसमें लिखा होता है कि उसे कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाने हैं। मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्टर इचिरो को बताते हैं कि उसे 4th स्टेज का कैंसर है और अब वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने तक ही जी पाएगा। इचिरो ये बात अपनी बीवी को बताने के लिए कॉल करता है, लेकिन वो उसका कॉल इग्नोर कर देती है। फिर वो अपनी बेटी को कॉल करता है, लेकिन वो भी उसका कॉल नहीं उठाती। रात को इचिरो सबको अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन घर में कोई उसे बोलने का मौका ही नहीं देता। बेचारा इचिरो अपने दुख और तकलीफ को अपने अंदर ही दबा लेता है। निराश इचिरो हानियाको को घर से दूर छोड़ने के लिए गार्डन में ले जाता है। इचिरो उसे वहां छोड़कर जाने लगता है, लेकिन हानियाको उसका पीछा नहीं छोड़ती। जहां भी इचिरो जाता हानियाको उसके पास आ जाती। कई बार कोशिश करने के बाद भी जब हानियाको उसका पीछा नहीं छोड़ती तो इचिरो समझ जाता है कि दुनिया में सिर्फ हानियाको ही है जो उससे सच में लगाव रखती है। इचिरो हानियाको से माफी मांगता है और रो पड़ता है। तभी उसकी नजर पार्क में बैठे एक नौजवान की तरफ जाती है। दोनों की नजर अचानक आसमान से आती एक तेज रोशनी पर पड़ती है। कुछ समझने से पहले ही एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट उनके पास आकर गिरता है। इस टक्कर की वजह से इचिरो बेहोश हो जाता है और उस ऑब्जेक्ट से अजीब सी आकृति बाहर निकलती है जिन पर हानियाको भौंकने लगती है। अगले दिन सुबह इचिरो को होश आता है। उससे पहले शरीर में कुछ अजीब बदलाव महसूस होते हैं। अब वो बिना चश्मे के ही साफ साफ देख सकता है। वो हानियाको को लेकर घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचने पर और भी अजीब चीजें होने लगती है। उसे नाश्ता बेस्वाद लगता है और एक अजीब सी तेज प्यास महसूस होती है, जैसे उसके पूरे शरीर का पानी कहीं खत्म हो गया हो। जब इचिरो अपने कमरे में होता है तब उसे अपने हाथ से धुआं निकलते दिखता है। वो तुरंत अपनी शर्ट उतारता है और अपने हाथ को देखता है। जैसे ही वो अपने हाथ को दबाता है उसकी उंगली का नाखून खुल जाता है जिसके अंदर एक USB पोर्ट जैसा कुछ होता है। देखते ही देखते उसका हाथ एक हाईटेक गन में बदल जाता है। फिर उस गन की नाली से वो सब कुछ शूट होने लगता है जो उसने नाश्ता में खाया था। इचिरो को अपने गले में कुछ अजीब महसूस होता है। जब वो उस जगह को छूता है उसका सर 2 हिस्सों में बट जाता है। वो अपने आप को आईने में देखता है और ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि उसका पूरा शरीर अब एक मशीन बन चुका है। तभी उसे अपनी बीवी के कमरे की तरफ आने की आवाज सुनाई देती है। अपने नए मशीनी रूप से ऑलरेडी डर चुका इचिरो अपनी बीवी के अंदर आने से पहले जल्दी जल्दी अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है। इचिरो की बेटी मैरी और पार्क में बैठा लड़का हीरो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्लास के बाद हीरो अपने दोस्त चौको के घर जाता है और उसे अपनी पावर्स दिखाता है। पहले हीरो अपनी उंगलियों से दूर उड़ती एक चिड़िया को मार गिराता है और फिर गाड़ियों को कंट्रोल करने की पावर दिखाता है। दूसरी तरफ इचिरो अपने खराब परफॉर्मेंस के कारण ऑफिस से बेइज्जत होकर निकाल दिया जाता है। रास्ते में इचिरो एक जमीन पर गिरा एक घायल कबूतर देखता है। उसे कबूतर पर तरस आ जाता है और वो उसे प्यार से अपने हाथ में उठाता है। इचिरो के छूने से कबूतर तुरंत ठीक हो जाता है और उड़ जाता है। तभी इचिरो के कान में एक माँ की आवाज गूंजती है जो अपने बीमार बेटे के लिए डॉक्टर से गुजारिश कर रही होती है। इचिरो उस आवाज का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है जहां एक लड़का कीटा मरने के कगार पर होता है। इचिरो कीटा के सर को हाथ लगाता है और कुछ ही पलों में कीटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सुबह कबूतर और कीटा की जान बचाने के बाद इचिरो काफी अच्छा महसूस करता है। दूसरी तरफ स्कूल में हीरो के कुछ क्लासमेट्स उसके दोस्त चौको को सताते हैं। हीरो चौको को बचाता है, लेकिन एक लड़के को मारने के लिए अपनी उंगली उसकी तरफ बढ़ाता है। चौको उसे वही रोक देता है।
क्लास के बाद हीरो की क्लासमेट शियान उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। हीरो बस मुस्कुरा के शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। हीरो के पास्ट के बारे में पता चलता है कि उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो चुका है क्योंकि उसके फादर ने उसकी माँ को धोखा देकर किसी और औरत के साथ अफेयर शुरू किया था। फिर भी हीरो की माँ हीरो के फादर से अब तक प्यार करती है। वो हीरो से कहती है कि वो उनके घर जाकर उनकी तबीयत का हाल ले ले। शाम को हीरो अपने फादर के घर जाता है। डिनर के दौरान फैमिली काफी खुश लगती है, लेकिन हीरो अंदर ही अंदर तरस रहा होता है। उसे लगता है कि इन खुशियों की असली हकदार उसकी माँ है। डिनर के बाद हीरो अपने फादर और उनकी फैमिली को मारने के लिए अपनी उंगली उनकी तरफ बढ़ाता है, लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो अब तक अपने फादर से प्यार करता है। वापस आते वक्त हीरो रास्ते में एक घर से हंसने की आवाज सुनता है। वो उनकी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर पाता और उन सबको मार डालता है। दूसरी तरफ इचिरो अपनी पावर्स का यूज करके और लोगों की जान बचाता है। तभी उसे चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो उस आवाज का पीछा करता है और एक घर पहुंचता है जहां एक मरी हुई लड़की दिखती है। इचिरो उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पावर सिर्फ जिंदा लोगों पर काम करती है। लिविंग रूम में इचिरो हीरो को एक डेड बॉडी के पास खड़ा देखता है। वो समझ जाता है कि हीरो वही लड़का है जो पार्क में था। इचिरो कुछ कर पाए उससे पहले हीरो उसे शूट कर देता है, लेकिन इचिरो की बॉडी तुरंत रिकवर हो जाती है और वो हीरो को रोकने के लिए दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन तब तक हीरो जा चुका होता है। न्यूज चैनल्स पर इन सीरियल किलिंग्स की ही चर्चा हो रही है। सभी विक्टिम्स के शरीर पे गोली तो लगी है, लेकिन एक भी बुलेट रिकवर नहीं हुई। चौको न्यूज देखकर हीरो पर शक करता है। अगले दिन वो हीरो से इन सब इंसिडेंट के बारे में पूछता है। हीरो बिना किसी शर्म के इन किलिंग्स का जिम्मेदार खुद को मानता है। हीरो का कहना है कि हर दिन कोई ना कोई मरता है, उनकी मौत पर हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हीरो के बदले रूप को देखकर चौको दुख के साथ उससे दोस्ती तोड़कर चला जाता है। जब हीरो अपने घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ को एक लाइलाज कैंसर है। हीरो अपनी माँ को गले लगाकर कहता है, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ इचिरो अपने घर आकर अपने परिवार को बताता है कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है, तो उसकी बीवी और बेटी उस पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। इचिरो को अपनी नाकाबिलियत पर गुस्सा आता है। तभी उसे चौको की आवाज सुनाई देती है, जो अपने दोस्त हीरो के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है कि कोई हीरो को और लोगों की जान लेने से रोके। इचिरो अपनी सारी तकलीफें भूलकर अपने नए रोबोट शरीर का यूज करता है और उड़ता हुआ चौको के पास पहुंचता है। वो चौको को बताता है कि उस रात हीरो भी पार्क में था जब एक बड़ी सी चीज उनसे टकराई थी, जिसने उनका शरीर रोबोट में बदल दिया। चौको कहता है कि शायद वो एक स्पेसशिप थी और एलियंस ने उन्हें रोबोट में बदला। चौको को लगता है कि जो पावर्स हीरो के पास है वही पावर्स इचिरो के पास भी होनी चाहिए, लेकिन इचिरो को अपनी पावर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। अगर हीरो को रोकना है तो इचिरो को अपनी पावर्स को समझना और कंट्रोल करना जरूरी है। इस वजह से चौको अगले दिन इचिरो को ट्रेन करना शुरू करता है। इचिरो, जो एक बूढ़ा इंसान है, अपनी पावर्स को समझने और उसका इस्तेमाल सीखने में काफी स्ट्रगल करता है। दूसरी तरफ हीरो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि हीरो की माँ का कैंसर अपने आप ठीक हो गया है। हीरो की माँ हॉस्पिटल से बाहर आते ही हीरो को कहती है कि अब वो कहीं वेकेशन पर ना जाए और थोड़ा आराम करे। तभी कुछ पुलिस ऑफिसर हीरो को घेर लेते हैं और उसे मर्डर केसेस के छानबीन के लिए साथ चलने को कहते हैं। हीरो इनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो 3 पुलिस ऑफिसर को मार डालता है। किसी तरह हीरो बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। हीरो की भागने की बात मीडिया में तेजी से फैल जाती है। अगले सीन में हीरो एक बालकनी में खड़ा होता है। तभी उसकी क्लासमेट शियान उसके पास आती है और उसे अपने घर ले जाती है। वहाँ हीरो को पता चलता है कि शियान के माँ बाप का देहांत हो चुका है और वो अपनी दादी के साथ रहती है। शियान को लगता है कि वो भी ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगी। दूसरी तरफ इचिरो अपनी पावर्स का कंट्रोल सीख रहा है और उनका बेहतरीन यूज कर रहा है, लेकिन जितना वो पावर्स का यूज करता है उतनी ही उसे तेज प्यास लगती है। वो एनर्जी ड्रिंक पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीने के बाद उसका शरीर उस ड्रिंक को तुरंत रिजेक्ट कर देता है। इचिरो चौको को बताता है कि एक बार उसने मीसो सूप पिया था, तब भी उसका शरीर उस सूप को रिजेक्ट कर चुका था। ये बात सुन के चौको एनर्जी ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स को एनालाइज करता है और समझ जाता है कि नमक इचिरो के मशीनी शरीर के लिए हानिकारक है। रात में हीरो टीवी पर देखता है कि उसकी माँ उसके गुनाहों के लिए सबसे माफी मांग रही है, लेकिन कोई भी उनकी माफी स्वीकार नहीं करता। सोशल मीडिया पर लोग हीरो की माँ को भी उसके क्राइम्स के लिए ब्लेम करते हैं। इस सबसे तंग आकर हीरो की माँ सुसाइड कर लेती है। अपनी माँ की मौत और उसके लिए दिए गए गालियां देखकर हीरो अंदर ही अंदर टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी गलतियों की सजा उसकी माँ को मिली है। हीरो अपनी माँ के लिए गिल्ट और बदले की भावना से जलने लगता है और ये उसके अंदर के भगवान कॉम्प्लेक्स को और भी ज्यादा फ्यूल कर देता है। हीरो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हुए उन सभी लोगों के कंप्यूटर्स और फोन्स को हैक करता है जो उसके और उसकी माँ के खिलाफ गालियां दे रहे होते हैं। हीरो एक एक करके सबको शूट कर देता है। शियान हीरो को एक अजीब सी हालत में देखती है और उससे बात करने की कोशिश करती है,
हीरो उसे अपने रोबोट रूप से डराने की कोशिश करता है और कन्फेस करता है कि सभी हत्याओं के पीछे उसका ही हाथ है, लेकिन शियान हीरो की बात मानने से इनकार करती है। वो हीरो से कहती है कि उसे बस एक बात का डर है कि हीरो उसे कभी छोड़कर ना चला जाए। इस बात से हीरो को एहसास होता है कि शियान ही एकमात्र इंसान है जो अब भी उसकी परवाह करती है। हीरो प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा शियान के साथ रहेगा और उसे प्रोटेक्ट करेगा। घर वापस आने के बाद हीरो शांति से सो जाता है और शियान उसे सोया हुआ देखकर मुस्कुराती है। लेकिन रात को शियान जब किचन में पानी लेने जाती है तब उसे अपने पास कुछ होने का एहसास होता है। पलट कर देखने पर उसे सोल्जर्स दिखाई देते हैं जो हीरो पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। गुस्से से हीरो उन सब सोल्जर्स को मार डालता है, लेकिन उनकी गोलियां शियान को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। शियान की मौत हीरो को पागल कर देती है। बदले की आग में हीरो डिसाइड करता है कि वो पूरे देश को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ इचिरो हीरो के खौफ के कारण अपनी बीवी और बेटी को स्मार्टफोन्स का यूज ना करने और सेफ रहने की एडवाइस देता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। मेरी अपने दोस्तों के साथ एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाती है और हीरो अपने ब्रॉडकास्ट के जरिए लोगों को धमकाता है कि वो सबको मार देगा। शुरू में कोई हीरो की बात नहीं मानता, लेकिन जब वो एक एक करके लोगों को शूट करना शुरू करता है तब लोग डर के मारे भागने लगते हैं। इचिरो नेटवर्क हैक करके चौकों की मदद से सभी लोगों को स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स ऑफ करने की सलाह देता है। हीरो का कांटेक्ट लोगों के डिवाइसेस से टूट जाता है, जो उसे और ज्यादा गुस्से में लाता है। हीरो पुराने नेटवर्क हैक करने में फेल होने के बाद पूरे शहर पर मिसाइल अटैक कर देता है। शहर तबाह होने लगता है और इचिरो हीरो को समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें पावर्स लोगों की मदद करने के लिए मिली है, उनकी जान लेने के लिए नहीं। लेकिन हीरो नहीं मानता और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हीरो इचिरो पर मिसाइल से हमला करता है, लेकिन इचिरो उन्हें स्पेस में ले जाता है और हीरो का पीछा करते हुए अंतरिक्ष में पहुंच जाता है। हीरो भी वहां आ जाता है और दोनों के बीच एक भयानक लड़ाई होती है। इचिरो हीरो की वीकनेस का फायदा उठाता है। हीरो को ये नहीं पता था कि इचिरो ने उसकी बोतल फोड़ी थी और उसे अपनी बोतल से एनर्जी ड्रिंक पीने दिया था, जो उसके रोबोटिक शरीर के लिए हानिकारक थी। जब हीरो अपने हाथ को गन में बदल कर फायर करने की कोशिश करता है, उसकी गन से गोलियों की जगह पानी निकलता है। इचिरो इसी मौके का फायदा उठाकर हीरो पर मिसाइल से अटैक करता है, जो हीरो के शरीर को तोड़कर जमीन पर गिरा देता है। इचिरो तुरंत अपनी बेटी मेरी के पास जाता है, जो एक बिल्डिंग में बेहोश पड़ी होती है। वो अपनी हीलिंग पावर से मेरी को जिंदा करता है, लेकिन हीरो जो अब तक जिंदा है मेरी को मारने की कोशिश करता है। हीरो मेरी को बिल्डिंग से नीचे फेंकता है, लेकिन इचिरो अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरी को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लेता है। मेरी को बचाकर इचिरो दूसरे लोगों की जान बचाने निकल जाता है। पुलिस हीरो को डेड डिक्लेयर कर देती है, लेकिन उसकी बॉडी कहीं नहीं मिलती। इचिरो अपने परिवार के साथ वापस नॉर्मल जिंदगी जीने लगता है और अब मेरी की नजर में वो एक सुपर हीरो बन चुका है। एंड में चौको इचिरो के घर आता है, लेकिन हीरो को उसके कमरे में जिंदा पाता है। हीरो का एक हाथ नहीं होता और वो दुख के साथ चौको से दूर चला जाता है, ताकि उसकी वजह से चौको को कोई नुकसान ना हो। और इसी के साथ यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।